61 मासूमियत। जश्न अति के साथ केबिन की तरफ बढ़ गया तो वो लड़की रिया गाल पर हाथ रखे कैफेटेरिया की तरफ गई। जाते वक्त सबकी नज़र उस पर थी और नज़रों के साथ साथ सबके चेहरे पर उसके लिए हंसी भी थी। सबके सामने वो मजाक का पात्र बनकर रह गई थी। उसने अपने फ़ोन से एक फ़ोन मिलाया और बोली, ये बहुत गलत किया मैम आपने मेरे साथ, मैंने आपकी बात मानी क्योंकि आप जश्न सर की वाइफ है लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला। अब आप उनकी वाइफ नहीं है। उनकी वाइफ तो वो लड़की अति है। आपकी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। आपने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। आपकी वजह से ही उस अति ने मुझे पूरे स्टाफ के सामने थप्पड़ मारा और मेरी इतनी बेइज्जती की जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अति ने तुम्हें थप्पड़ मारा? नियति ने हैरानी से सवाल किया। हाँ और ये सब कुछ हुआ आपकी वजह से। ये सब मैं कभी नहीं भूलूंगी, रिया ने कहा और फ़ोन काट दिया। नियति ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर बोली, जितनी भोली तुम शक्ल से लगती हो उतनी हो नहीं। लगता है तुम्हारी इस भोली भाली शक्ल पर ही जश्न फिदा हुआ है, इसलिए सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ये मासूमियत का नकाब तुम्हारे चेहरे से हटाऊंगी और तुम्हारा ये चालाकी वाला चेहरा उसके सामने लाऊंगी, तभी वो वापस मेरे पास आएंगे और एक बार वो मेरी मुट्ठी के अंदर तो तुम इस घर से बाहर। अंडरस्को। जश्न अति को अपने केबिन में ले आया और केबिन का दरवाजा बंद कर उसे कमर से उठाकर टेबल पर बिठाते हुए बोला, मेरी बेबी डॉल ऑफिस में आई। मेरे बिना रहा नहीं गया या मुझे देखने की तलब हो रही थी। अति ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और अपनी बाहें उठाकर उसकी गर्दन में डालने लगी लेकिन फिर एकदम से उसके सीने पर अपने हाथ रख उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया जिससे जश्न लड़खड़ा गया और हैरानी से अति की तरफ देखने लगा। अति भी जल्दी से टेबल से नीचे उतरी और अपना हाथ जश्न की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, वैसे तो ये जनाब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्यार करता हूं तुमसे, बीवी हो तुम मेरी और ऑफिस में ऑफिस में आपकी पर्सनल असिस्टेंट तक को भी मेरे बारे में नहीं पता, मुझे आपके कैबिनेट तक आने भी नहीं दे रहे थे वो लोग और क्या धमकी दी थी उन्होंने मुझे, हाँ पुलिस में गिरफ्तार करवा देंगे। उधर वो पुलिस वाले कूट कूट कर मेरी चटनी बना देते और इधर इन जनाब को मुझसे ये जवाब चाहिए कि मेरे बिना रहा नहीं गया या देखने की तलब हो रही थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा तो जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपने करीब आते देख अति वहां से हटने लगी लेकिन जश्न ने उसे पकड़ा और फिर से कमर से उठाकर टेबल पर बिठा दिया और इस बार खुद उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर बोला, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बेबी डॉल को हाथ लगा दे? दुनिया ने रहना नहीं क्या उन लोगों ने? और तुम क्या चाहती हो? हर तरफ पर्चे छपवा दूं कि ये छोटी सी बेबी डॉल मेरी बीवी है। छोटी नहीं हूँ, पूरी 17 साल की हूँ और हाँ बात मत बदलिए, वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हमारे रिश्ते को लेकर हमेशा चुप रहते हैं। आप मुझे अपनी बीवी मानते तो है लेकिन दुनिया के सामने तो अभी भी मैं आपकी बीवी नहीं हूं ना। आपकी बीवी तो नियति, वो आगे कहती उससे पहले ही जश्न ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अति की सांसें तेज हो गई थी। जश्न ने उसके होंठों पर हल्की सी उंगली रब की ओर बोला, मेरी बीवी सिर्फ तुम हो मेरे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। मेरे लिए दुनिया मैटर नहीं करती लेकिन अगर तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है तो तुम्हारी हर बात से मुझे फर्क पड़ता है। अति उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देख रही थी। वो पीछे की तरफ बैंड हो रही थी और जश्न उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने अति को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा तो अति एक झटके से उसके सीने पर आ लगी। अब मेरी बात का जवाब भी दो ना, यहाँ आने का कोई कारण? क्योंकि अति खींचते हुई बोली। क्योंकि जश्न भी उसकी तरह ही बोला। क्योंकि मैं बोर हो रही थी, अति ने उसे जोर से हंसते हुए जवाब दिया और जल्दी से उसे धक्का देकर नीचे उतरने लगी लेकिन इस बार जश्न अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। अति ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। उसकी चालाकी हमेशा की तरह जश्न के आगे फेल हो चुकी थी। अब आगे जो सितम जश्न उस पर करेगा उससे बचकर वो कहाँ जाए और कैसे जाए, फिलहाल तो उसके दिमाग में यही चल रहा था। वहीं जश्न मुस्कुराकर उसके ऊपर झुकना शुरू हुआ तो अति बैंड होकर नीचे होने लगी। वो पीछे से टेबल पर झुकती जा रही थी और जश्न उसके ऊपर झुक रहा था। मुझे घर जाना है। उद्धरण चिन्ह। क्यों? जश्न ने मदहोशी भरे लहजे में पूछा। अति की सांसें तेज होने लगी थी और धड़कनों का शोर बढ़ता जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से बोली, काम है मुझे घर पर। तो यहाँ आई ही क्यों थी? जश्न ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ हल्के से चलाते हुए पूछा। मुझे याद आ रही थी आपकी। आखिर अति पिघल ही गई। उसका जवाब सुनकर जश्न मुस्कुराया और उसकी तरफ देखने लगा। अति भी उसकी तरफ देख रही थी लेकिन अब शर्म के मारे उसने अपनी नजरें झुका ली। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे और चेहरे पर छाई मंद मंद मुस्कुराहट जश्न को पागल कर रही थी और इस पागलपन का एक ही इलाज था। उसने अपने होंठ अति के होंठों पर रखे और उन्हें चूमने लगा। जो सांसें बढ़ी हुई थी अब आपस में घुलने लगी। कब अति बैंड होती होती पूरी तरह उस टेबल पर लेट गई उसे पता नहीं चला और अब जश्न भी पूरी तरह से उसके ऊपर झुका हुआ था। अपनी बेबी डॉल के होठों को चूम कर वो अपनी और अपनी बेबी डॉल दोनों की प्यास को बुझा रहा था। उसके हाथ टेबल पर से हटकर अति के जिस्म पर चलने लगे। उसकी उंगलियां जब अति के जिस्म पर चलती वो कांपने लग जाती और उसकी सांसें और भी ज्यादा गर्म हो जाती जो जश्न को उसे किस करते वक्त महसूस हो रही थी। जश्न अपनी जीभ उसकी जीभ पर रख उन्हें आपस में उलझा रहा था। अति भी पूरी तरह उसका साथ दे रही थी। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को शिद्दत से चूम रहे थे। जश्न ने उसके सीने पर हाथ रखा तो अति ने भी जल्दी से उसके सीने पर हाथ रख दिया। वो एकदम से सिहर उठी थी। जश्न उसके सीने पर अपने हाथ फेरा रहा था। दोनों एक दूसरे के होंठ छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अति की ड्रेस की आगे से जिप लगी हुई थी। जश्न ने उसकी वो जिप खोल दी तो अति एकदम से चिहुन उठी लेकिन जश्न आगे बढ़ता उससे पहले ही उसका फोन बजा। फोन की आवाज सुनकर वो होश में आया
ऑफिस में होते हुए वो कैसे आगे बढ़ सकता था। उसने जल्दी से खुद पर काबू किया और अति की ड्रेस की जिप बंद की। जिस इंसान का खुद पर हद से ज्यादा कंट्रोल था, अति ने उस इंसान को भी बेकाबू कर दिया था। अति तो अब जश्न की तरफ नजरें भी नहीं उठा रही थी। वो टेबल पर से उठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी, जो जश्न के नीचे होने से पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुके थे। जश्न ने फोन उठाया और बात करने लगा। अति को भी ये मौका सही लगा तो वो जल्दी से कैबिन में से बाहर आए और फिर पार्किंग एरिया में आकर ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गई। जश्न फोन पर बात करते करते ही कैमरे से सब कुछ देख रहा था, तो वो अति को ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ जाते देखा वो बिल्कुल निश्चित था। वो फोन काट कर उसने एक फोन और मिलाया और कुछ इंतजाम करने के लिए कहा। उसकी बेबी डॉल कोई डिमांड करे और वो पूरी ना करे तो क्या फायदा जश्न सिंह शेखावत होने का। 62 बेबी डॉल प्यारी शैतानिया बोली। अति मुस्कुराते हुए घर में आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नियति बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन अति ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर जैसे ही वो बेड पर लेटी, उसे अपने और जश्न के साथ में बिताए हसीन पल याद आने लगे, लेकिन कुछ सोचते हुए उसकी सांसें तेज हो गई और जो जश्न करने जा रहा था उसे सोच सोचकर अब उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। जश्न ने फोन पर किसी से कुछ इंतजाम करने को कहा था, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो भी फ्री होते ही ऑफिस से घर के लिए निकला। खाना खाते वक्त भी अति जश्न से नजरें चुरा रही थी। जश्न के लिए पता नहीं, लेकिन अति के लिए ये एहसास बिल्कुल नए थे। जब भी वो जश्न की तरफ देखती थी, उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती थी। एक अलग सी धुन उसके दिल के गिटार में बजने लगती थी, इसलिए वो बस प्लेट पर अपनी नजरें गड़ाए अपना खाना खत्म करने पर लगी थी और वही जश्न उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। अपनी बेबी डॉल के गालों पर छाई लाली से ही वो समझ गया था कि उसके दिल में उसके नाम का शोर मचा हुआ है, जिसे साइलेंट करने की पूरी कोशिश कर रही है उसकी बेबी डॉल। क्योंकि जब जश्न ऑफिस से घर आया था, अति जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई थी। वो चाहता था जल्दी से उसे अपनी बाहों में कस लेता, लेकिन उसकी बेबी डॉल का ये रूप भी उसे दीवाना कर रहा था। खाना खाकर भी अति जल्दी से कमरे में आ गई। जश्न का फोन बजा तो वो बात करते करते गार्डन में टहलने लगा और उधर अति कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटकर यूं एक्टिंग करने लगी जैसे वो सीधा स्वर्ग से धार गई हो। जश्न भी बात करने के बाद आया तो अति की एक्टिंग देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया, लेकिन आज तक उसकी बेबी डॉल की उसकी आगे कहाँ चली है जो अब चलेगी। कॉकरोच कॉकरोच, जश्न जोर बोला तो अति बिस्तर से बिजली की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से उछली और सीधा जश्न के पास आकर उससे चिपक गई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो चीखते हुए बोली और जश्न से और भी ज्यादा लिपट गई। किससे बेबी डॉल? उद्धरण चिन्ह। कॉकरोच कॉकरोच से। उद्धरण चिन्ह। कहाँ है कॉकरोच? जश्न ने थोड़ी भारी और सिडक्टिव सी आवाज में पूछा। आपने अभी तो कहा था कॉकरोच है यहाँ, अति ने कहा और फिर एक झटके से जश्न से अलग होने लगी, क्योंकि उसे उसके चालाक पति की चालाकी समझ आ गई थी, लेकिन जश्न ने उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। कितने दुष्ट है आप, उसने फिर से कोशिश करते हुए कहा। और तुम कितने ड्रामेबाज, जश्न ने कहा तो अति अपनी नजरें चुराने लगी। जश्न मुस्कुराया और अगले ही पल उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिछली जन्म में आप दाई माँ थे क्या, जो बार बार यूं मुझे बच्चों की तरह गोद में उठा लेते हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, दाई माँ तो नहीं था, लेकिन रोमांटिक बहुत था और इस जन्म में पिछले जन्म के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा। जश्न ने उसे बेड पर लिटाकर उस पर झुकते हुए कहा तो अति की सांसें एक बार फिर से थमने लगी और होंठ भी कांपने लगे। उससे साइड हटकर जश्न अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और फिर लोअर भी उतार दिया और अब वो सिर्फ में था। कमरे का तापमान इतना बढ़ चुका था कि एस बड़ी ई भी फेल था। अति बेचारी क्या करे, एक बार फिर से उसके पूरे जिस्म में रोंगटे खड़े होने लगे, लेकिन वो हैरान रह गई जब एकदम से जश्न बिस्तर की दूसरी साइड जाकर लेट गया। मतलब है क्या ये इंसान दूसरों को पागल कर खुद देवश्याना बन जाता है? अति उसे देखती रही और इंतजार करती रही कि कब वो उसकी तरफ सरक कर उसे अपनी बाहों में भरेगा, लेकिन जश्न ने उसकी तरफ नजरें भी नहीं घुमाई। आप नाराज है क्या मुझसे? आखिर उसने पूछ ही लिया, पर जश्न ने कोई जवाब नहीं दिया। आप बात भी नहीं करेंगे मुझसे? उद्धरण चिन्ह। मैंने कोई गलती कर दी क्या? उद्धरण चिन्ह। आप सच में मुझसे इतना नाराज है क्या कि मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं? उसने हल्की सी रुआंसी होकर कहा तो जश्न उसकी तरफ पलटा और अचानक से बोला, ओह तुम जाग रही थी क्या? मुझे तो लगा सो गई होगी। उसके जवाब से अति को रोना आ गया और वो बच्चों की तरह रोने लगी। जश्न उठा और बोला, जब मैं कमरे में आया तो तब तुम सोने का ड्रामा कर रही थी और जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया तब भी तुम्हें मेरी गोद से बाहर जाना था, तुम्हें सीने से लगाया तो तुम्हें दूर होना था, इसीलिए अब मैंने तुम्हें अकेले सोने दिया। पर मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, आप अपनी बाहों में लेकर सुला दो ना, वो बिल्कुल बच्चों की तरह बोली तो जश्न होठों के अंदर ही हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, उसकी बेबी डॉल भोली भी है और बहुत शैतान भी, पर प्यारी भी बहुत है। कहाँ वो उसे तंग करने की सोच रहा था और कहाँ उसके इन आंसुओं ने उसे ही तंग कर दिया। उसने उसे अपने सीने से लगाया और बेड से लगकर लेट गया। अति उसके सीने में सिर छुपाए मंद मंद मुस्करा रही थी। बाकी सब हथियार फेल हो सकते हैं, लेकिन उसके आंसुओं का तीर सीधा जश्न के सीने पर लगा। ये सोच उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यूं ही लेटे लेटे दोनों गहरी नींद में सो गए थे। अति के लिए उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से खुशनुमा थी, लेकिन जश्न की जिंदगी में अभी भी बहुत उलझने थी, जो वक्त के साथ सुलझने वाली थी या इनकी उलझने और बढ़ने वाली थी पता नहीं, लेकिन फिलहाल दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से थे। सुबह हुई तो अति ने अपनी आंखें खोली, लेकिन जश्न उसके पास नहीं था। उसने नजरें घुमाई तो जश्न आईने में खड़ा अपना पसीना पोंछ रहा था, शायद वो वर्कआउट करके आया था। उसके लंबे चौड़े बदन का नजारा सुबह सुबह ही अति के जिस्म में खलबली मचाने लगा था।
लड़कियां कितनी दीवानी होंगी इस इंसान की और कितनी ही लड़कियों ने इन्हें प्रपोज भी किया होगा, लेकिन ये सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, इस सोच ने अति को खुद पर गुरूर महसूस करने पर मजबूर कर दिया था। जो किसी के आगे नहीं झुकता वो उसकी हर बात सिर झुकाकर मानता है और उसकी हर छोटी बड़ी बात से उन्हें फर्क पड़ता है, इस सोच ने उसके होठों पर एक मुस्कान ला दी थी। काश वो यूं ही खड़े रहे और मैं आपसे हवा की तरह लिपट जाऊं। मेरी सांसें आपकी सांसों में घुल जाए और आपके होंठ मेरे होंठ। जश्न उसी आईने में से देख रहा था, उसने यूं ही खांसने की आवाज की तो अति जल्दी से बिस्तर से उठी। क्या हो गया है उसकी आंखों को? छी छी, कैसी कैसी बातें सोचने लगी है वो मन ही मन बोली और जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भागी, लेकिन वो दरवाजा बंद करती उससे पहले ही जश्न ने हाथ लगाकर दरवाजा बंद होने से रोक दिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मेरे मन की बातें सुन लेते हैं, कहीं इन्होंने होंठों से होंठों वाली बात तो नहीं सुन ली। अति बड़बड़ाए और तब तक जश्न बाथरूम में अंदर आ गया। 63 खा जाऊं आपको। जश्न अति के सामने खड़ा था और अति मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। वो बाथरूम में घुस भी आया और वो अभी ख्यालों में ही खोई थी। वैसे जो तुम सोच रही थी करने में मजा बहुत आता है। उद्धरण चिन्ह है, अति अचानक से बोली। उसके तो भाग ही फुट गए, ये इंसान हकीकत तो दूर ख्वाबों में भी उसे चैन से कुछ सोचने नहीं देता। और इन्हें पता कैसे चला? अब तो कंफर्म है इन्होंने मेरे अंदर माइक फिट करवाया है। चलो ना दोनों करते हैं, बहुत मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह, कितने चंट है आप, मेरे शरीर में माइक घुसा दिया आपने और मुझे पता भी नहीं चला। वो गुस्से से शुरू होकर रुआंसी सी होकर बोली। मतलब? उद्धरण चिन्ह, मतलब तो मुझे नहीं समझ आता क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा। मैं कुछ भी सोचती हूँ, मन में कुछ भी बोलती हूँ, आपको पता चल जाता है, अब मैं क्या करूँ? आप है ही ऐसे, आपको देखकर मेरे मन में कुछ कुछ होने लगता है तो मैं कुछ भी सोच लेती हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा। उद्धरण चिन्ह, अच्छा क्या अच्छा है? सब गंदा है, आप भी तो सारा दिन बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं, अब ऐसे में मेरे मन में गंदी गंदी बातें आती है तो मैं क्या करूं? इतना चौड़ा सीना, अब इस पर फिसलूं ना तो क्या करूं? होंठ देखिए अपने, सुर्ख लाल, ऐसे होंठ सिर्फ लड़कियों के होते हैं, अब इन्हें देखकर मेरा इन्हें किस करने का मन कर गया तो मैं क्या करूं? अच्छा और क्या क्या मन करता है तुम्हारा? जश्न ने पूछा। यही कि जब भी आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपके सीने से कहते कहते अति चुप हो गई। वो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती, अगर उसका ध्यान जश्न के होंठों पर टिकी गहरी मुस्कुराहट पर नहीं जाता तो। इस आदमी ने मेरा फिर से पोपट बना दिया, ये सोचकर फिलहाल वो बस गुस्से से जश्न को देख रही थी। बहुत बुरे हैं आप, उसने खींचते हुए कहा और वारूम से बाहर जाने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। अति एकदम से पीछे खींची चली आई। जश्न ने भी उसे दीवार से लगाया और उसे कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं नहाने की बात कर रहा था, लेकिन जो तुम सोच रही थी मजा उसमें भी बहुत है। तुम्हें भी अच्छा लगता है। अति भी तेज चलती सांसों के साथ उसे देख रही थी। उसने अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया तो जश्न मुस्कुराया और बोला, फिर मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्योंकि आपके करीब आकर मुझे कुछ होने लगता है, अजीब अजीब सा मन होता है। जैसे कि? जश्न ने कहा और अपने होंठों पर जीभ फेरने लगा। अति ने उसके होंठों की तरफ देखा तो उसके खुद के होंठ सूखने लगे। कि मैं आपके? उसने भी अपने होंठों को जीभ फेर कर तरकिया पर बोलते बोलते रुक गई। आपके होंठों को खा जाऊं? उसने एकदम खूंखार तरीके से कहा। ओ मेरी बेबी डॉल वाइल्ड कैट बनेगी। जश्न ने मुस्कुराकर कहा और फिर आगे बोला, तो रुक क्यों जाती हो? क्योंकि मुझे शर्म आती है। अभी भी मेरा मन कर रहा है। तो खा जाओ ना मुझे। उद्धरण चिन्ह, आप शुरू कीजिए ना। उद्धरण चिन्ह, नहीं अब तो तुम ही शुरू करोगी। मैं भी तो देखूं मेरी बेबी की डिजायर कितनी डीप है। मुझे ना कुछ नहीं करना, बस जाना है यहाँ से, साइड होइए आप। अति खींचते हुए बोली, ये इंसान तड़पाने में अव्वल दर्जे पर है, इसलिए इससे अच्छा है वो यहाँ से बाहर ही चली जाए ताकि उसके बॉडी में जो वाइब्रेशन सी हो रही है वो तो बंद हो जाए। जश्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ और भी ज्यादा कस दिए और अपनी एक उंगली उसके गालों से गर्दन तक लाते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? आप। उद्धरण चिन्ह, अपनी जीभ बाहर निकालो। उद्धरण चिन्ह, है। उद्धरण चिन्ह, अपनी जीभ बाहर निकालो। जश्न ने दोबारा कहा तो अति ने अपनी जीभ हल्की सी बाहर निकाली। अगले ही पल जश्न ने उसकी जीभ को अपने होंठों के अंदर ले लिया था और उसे बड़ी पैशनेट तरीके से लिक कर रहा था। अति की सांसें तेज हो गई, उसका पूरे बदन में एक कट सा दौड़ गया। उसके भी हाथ जश्न के चेहरे पर आ गए। दोनों ही बहुत बुरी तरह वाइल्ड होकर एक दूसरे को चूम रहे थे, कभी एक दूसरे की जीभ को काटते तो कभी होंठों को। सांसें तो शायद कहीं बंद हो गई थी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को सांस लेने का मौका नहीं दे रहे थे। जश्न ने अति को किस करते हुए कमर से थोड़ा ऊपर किया तो अति की टांगे जश्न की कमर पर किसी बेल की तरह लिपट गई। जश्न ने अति के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें दीवार से लगा दिया। भले ही अति वाइल्ड थी लेकिन जश्न उस पर पूरी तरह से हावी था। दोनों लगातार एक दूसरे को चूम रहे थे, होंठों को एक दूसरे से अलग कर अब दोनों बिना एक पल रुके एक दूसरे की गर्दन को चूमने लगे। कभी दर्द भरी आह की आवाज अति के होंठों से निकलती तो कभी जश्न बेचैनी से अति के हाथों पर अपनी पकड़ कस देता, लेकिन एक दूसरे से मीठा मीठा दर्द लेकर भी वो दोनों रुक नहीं रहे थे। दोनों की पूरी गर्दन लाल हो चुकी थी। जश्न ने अति के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ दिया और फिर अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ को थाम उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। अति पूरी तरह से जश्न में खोई हुई थी, वो उसके सीने पर लगातार चूम रही थी और लव बाइट्स दे रही थी, जिससे कब उसकी शर्ट आगे से पूरी खुली उसे एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि फिलहाल तो उस पर जश्न के इश्क का रंग चढ़ा हुआ था और वो उस रंग में मस्ती से झूम रही थी।
जब जश्न ने उसकी शर्ट को पीछे कॉलर से पकड़कर खींचा तो उसे एहसास हुआ कि अब उसकी छाती सिर्फ ब्रा से छिपी हुई थी। उसने जश्न के हाथों से अपने हाथ छुड़ाकर अपने सीने पर रखने चाहे लेकिन जश्न ने उसके हाथ नहीं छोड़े और बोला, कहा था ना अगली बार यहीं से शुरू करूंगा। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और देखते ही देखते दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के होंठों को बेतहाशा चूमने लगे। यूं ही किस करते हुए और उसे गोद में उठाए हुए जश्न उसे शावर के नीचे ले गया। अब उसने उसे नीचे खड़ा किया और फिर पलटकर दीवार से लगा दिया। अति का चेहरा अब दीवार से लगा हुआ था, वो पूरी तरह से सिहर रही थी। जश्न ने एकदम से शावर चालू कर दिया जिससे वो कांपने भी लगी। जश्न के एहसासों से उसका बदन भट्टी की तरह तपने लगा था लेकिन अब पानी की ठंडी बूंदें तो उस एहसास को और भी जानलेवा बना रही थी। जश्न हल्का सा नीचे झुका और उसकी कमर को चूमने लगा। कभी उसकी कोरी कमर को चूमता तो कभी उसकी पीठ को और कभी उसकी गर्दन के पीछे। अति उसके होठों के लगातार स्पर्श से पूरी तरह से पागल हो रही थी, पर सिवाय आहें भरने के वो और कुछ नहीं कर सकती थी। जश्न एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा था लेकिन फिर एकदम से उसके होंठ उसकी पीठ पर रुके और अगले पल उसने अपने दांतों से उसकी ब्रा की हुक खोल दी तो वो एकदम से मचल उठी। अति बिना पानी के मछली की तरह तड़पने लगी थी। उसकी आहें तेज होती जा रही थी। बाथरूम के फर्श पर गिर रही पानी की बूंदों से ज्यादा वहां अति की सिसकियां और मदहोशी भरी आवाजें गूंज रही थी। उसने अपने हाथ अपने सीने पर रख लिए लेकिन जश्न ने उसे पलटा और उसकी आंखों में देखने लगा। अति की हिम्मत नहीं थी उसकी आंखों में देखने की, वो शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी लेकिन जश्न ने उसकी कलाई पकड़ ली तो उसने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर जश्न की नजरों में खोई। उसके हाथ उसके सीने से कब हटे उसे कोई होश नहीं रहा, पर फिर अचानक ही वो जश्न के सीने से लिपट गई। उसकी गर्म सांसें जश्न को भी मदहोश कर रही थी। जश्न ने अपनी उंगलियां हल्के हल्के उसकी कमर पर चलानी शुरू की तो अति के नाखून भी जश्न की पीठ भी चुभने शुरू हो गए। क्यों छिप रही हो, शर्मा रही हो मुझसे? उद्धरण चिन्ह, खुद से ही शर्म आ रही है अब तो। अभी वो वाइल्ड होने की बात कर रही थी, अब ये पर्दा क्यों? जश्न ने कहा तो अति के होंठ सिल गए। उसने अपनी आंखें बंद की और एक झटके से पीछे हो दीवार से लग गई। उसकी खुली ब्रेस जश्न के सामने थी और जश्न की आंखें मदहोशी से भरी थी। अति का बदन थरथर कांप रहा था और बड़ी अदा से उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया तो जश्न मुस्कुराया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी बेबी डॉल उसके ऊपर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है लेकिन उसे खुद को कंट्रोल करने पड़ेगा। उसकी जान उसकी है, आगे वो कभी भी बढ़ जाएगा लेकिन अभी उसे खुद को थोड़ा रोकना पड़ेगा, पर फिर भी थोड़ा सा शरारती तो वो बन सकता है। सोचते ही उसने उसके हाथ पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दिया और बिल्कुल उसकी ब्रेस्ट पर अपने होंठ रखकर एक ही जगह पर जोर से चूम लिया जिससे उस जगह पर गहरा लाल निशान बन गया और दर्द से अति की आह निकल गई। उसने जश्न की तरफ देखा तो जश्न ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, कहा था ना मुझे मेरी बेबी डॉल को बहुत सारा प्यार करना है, लेकिन इंतजार उस दिन का है जब वो छोटी बच्ची से माय वाइल्ड वुमेन बन जाए जो बिल्कुल भी शर्माए ना और मुझे पूरा खा जाए। 64 ज्वालामुखी। जश्न की बात ने अति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला दी थी। उसके बाद दोनों एक साथ नहाए और फिर तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आए। अति को अपने कॉलेज जाना था और जश्न को ऑफिस। आज उसने अपनी जान के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था जो कि शाम को अति के सामने आने वाला था। नियति, रागिनी, मनीषा और हर्ष सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जश्न और अति भी दोनों साथ ही सीढ़ियों से उतर कर आए। उन्हें साथ देखकर वहां बैठे लगभग सभी लोगों की आंखें जल रही थी लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं थी कि कुछ कह दे। नाश्ता खत्म हुआ तो अति अपना बैग और फोन लेने ऊपर गई। आज जश्न उसे कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा था इसलिए वो बेहद खुश थी जिसकी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी, लेकिन जब वो कमरे से निकलकर वापस सीढ़ियों पर आई तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई क्योंकि नियति जश्न के गले लगकर खड़ी थी। वो उन्हें देखती हुई नीचे आई। जश्न ने नियति की बाजुओं पर हाथ रखे हुए थे। नियति उससे अलग हुई और बोली, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, इस घर में रहने की परमिशन देने के लिए। मैं जानती थी तुम भले अब मुझसे प्यार नहीं करते लेकिन दोस्त तो हम अब भी है और सच में मैं अपने दोस्त के लिए बहुत खुश हूँ, कम से कम तुम्हें तो अपने हिस्से की खुशियां मिली। जश्न बस हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसने नियति को कोई जवाब नहीं दिया। अति भी वहां से जाने लगी कि नियति के शब्द उसके कानों में पड़े, वरना मेरी खुशियां तो किसी ने छीन ही ली। अति के कदम एक पल के लिए लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई। नियति भी एक शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर लिए उसे जाते हुए देख रही थी। जश्न अति को ड्रॉप करने वाला था लेकिन अब अति गुस्से में दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जश्न ने हैरानी से उसे देखा और फिर उस गाड़ी की तरफ आया। इस गाड़ी में नहीं, दूसरी गाड़ी में जाना है हमें। जश्न ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर कहा लेकिन अति ने ना उसकी तरफ देखा और ना ही कोई जवाब दिया। जश्न कुछ पल तो उसकी तरफ देखता रहा लेकिन जब अति ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया तो उसने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और अपनी गाड़ी में बैठकर बिना ड्राइवर के खुद ही बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। अति गुस्से से उसे जाते देखती रही। खुद का गुस्सा, गुस्सा और मेरा गुस्सा कुछ भी नहीं। जाए रहिए ज्वालामुखी बनकर, फूटिएगा लोगों पर, मुझे क्या, गोरिल्ला कहीं के। अति गुस्से से बोल रही थी और ड्राइवर उसकी बातों सुनकर बड़ी मुश्किल से हंसी रोके गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो कॉलेज पहुंची तो उसने ड्राइवर को गाड़ी बाहर रोकने को ही कहा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब सभी स्टूडेंट्स उसे घूर घूर कर देखते थे। उसे गाड़ी से उतरते देख दूसरी गाड़ी से उसके बॉडीगार्ड्स भी नीचे उतरे लेकिन वो लोग कॉलेज में घुसते उससे पहले ही अति ने उन्हें रोका और वापस जाने के लिए कहा। अगर तुम लोग मेरे साथ जाओगे तो मैं कॉलेज जाऊंगी ही नहीं, यहां से वापस घर चली जाऊंगी, उसने गुस्से से कहा। प्लीज मैडम, बॉस के ऑर्डर है कि हमें आपके आसपास ही रहना है। उद्धरण चिन्ह।
लेकिन मेरा ऑर्डर है कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, इसलिए फोन करो अपने बॉस को और उन्हें बताओ कि मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए कहा है और अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं यहीं से ऑटो पकड़कर घर वापस चली जाऊंगी। अति फिलहाल खुद ज्वालामुखी बनी हुई थी। उसकी धमकी सुन एक बॉडीगार्ड ने जश्न को फोन मिलाया। आगे से जश्न ने जो कहा उसे सुन तो वो भी हैरान था, लेकिन फोन काटने के बाद उसने अति से सिर्फ इतना ही कहा कि ओके मैडम, जैसी आपकी मर्जी, और वहां से चला गया। उसका जवाब सुनकर अति खुश होने की बजाय और खींच गई। हाँ हाँ, अब मेरी तो कोई परवाह ही नहीं रही। मुझे कुछ हो गया तो आपको कौन सा फर्क पड़ेगा। मैंने एक बार कहा तो बॉडीगार्ड हटा लिए, मुझे मनाया भी नहीं और खुद अकेले चले गए। कोई बात नहीं, अब मैं भी ऐसा ही करूंगी। अगर आप अकड़ करेला है तो मैं भी आपकी ही बीवी हूं और बीवी के नखरे क्या होते हैं आपको अब पता चलेगा, उसने गुस्से से कॉलेज के अंदर आते हुए कहा। सोनिया जो शायद उसका ही इंतजार कर रही थी, उसे देखते ही उसके पास भागी आई और अति के पीछे की तरफ नजरें घुमाती हुई बोली, आज तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ने नहीं आया। क्यों, तुम उनके लिए राखी लाई थी? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुम बहुत फनी हो। और तुम चिपको, अति ने धीमे धीमे से बड़बड़ाते हुए कहा और क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। सोनिया भी उसके पीछे पीछे ही चल दी। उससे बचने के लिए अति जल्दी से एक लड़की के साथ जाकर बैठ गई। ये वही लड़की थी जिसके साथ वो पहले दिन भी बैठी थी, जो क्लास से ज्यादा अपनी बुक्स में खोई हुई थी, लेकिन जब अति ने ध्यान से उसे देखा तो वो लड़की बुक में फोन छिपाकर किसी से चैट करने में लगी हुई थी। अति के तो एकदम से होश उड़ गए, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में एकदम से बातें होनी शुरू हो गई और फिर एकदम से सब शांत हो गया। अति को लगा शायद कोई टीचर होगा, लेकिन उसने सामने की तरफ देखा तो अक्षर अपने ग्रुप के साथ क्लास के अंदर आ रहा था और अंदर आकर वो पहले टेबल पर पैर रखकर ऊपर की तरफ से बैठ गया और उसके ग्रुप के बाकी लड़के लड़कियां भी उसे घेर कर खड़े हो गए। हेलो गाइज, आई होप आप सबका कॉलेज में मन लग रहा होगा, नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना, आपका मनोरंजन करना हमारा फर्ज है, उसने सब स्टूडेंट्स को कहा, लेकिन उसकी नजरें अति पर थी। अति भी घूरते हुए उसे देख रही थी। सभी स्टूडेंट्स चुपचाप खड़े थे। क्यों, हो जाए फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट, अक्षर ने अपने ग्रुप की तरफ देखते हुए कहा तो उसका पूरा ग्रुप चीयर अप करने लगा, जिससे उसके चेहरे पर एटीट्यूड भरी स्माइल आ गई। उसके बाद उसने आगे आगे खड़े एक लड़के को बुलाया जो दिखने में ही काफी पढ़ाकू लग रहा था। वो लड़का सहमे हुए अक्षर की तरफ आया। मुन्नी का डांस तो सबने देखा है, आज मुन्ने का डांस देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए, अक्षर ने कहा तो उसके ग्रुप के सभी लड़के लड़कियां जोर जोर से हंसने लगे। उसी के साथ उनमें से एक लड़के अमित ने अपने फोन पर गाना चला दिया। चलो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, इतने फ्री नहीं हम लोग जो एक ही परफॉर्मेंस देखने में इतना वक्त बर्बाद करें, अक्षर ने अपने साथ खड़े लड़के रजत को हाई फाई देते हुए कहा और फिर से हंसने लगा। वो लड़का धीरे धीरे डांस करने लगा, लेकिन अगले ही पल अक्षर ने उसे रोका और बोला, यार मजा नहीं आया, मुन्नी थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए, चलो अपनी शर्ट उतारो। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त एक बार फिर से हंसने लगे तो बाकी सब स्टूडेंट्स और अति मायूसी से उस लड़के को देखने लगे। उसने सॉरी मांगी और खुद को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अक्षर नहीं माना, उसने खुद ही उसकी शर्ट खींच दी, जिससे उसकी शर्ट दोबारा पहनने लायक भी नहीं रही। शर्मिंदगी से उस लड़के की नजरें झुक गई थी, लेकिन अति की नजरें अब अक्षर की तरफ एकदम उठी हुई थी और उन नजरों में सिर्फ और सिर्फ ताप था। चलो चलो जल्दी शुरू हो जाओ, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अक्षर ने कहा तो उस लड़के ने फिर से धीरे धीरे डांस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार अक्षर ने उस फिर से रोका और बोला, नहीं यार अभी भी बात नहीं बनी, कुछ तो कमी है, लगता है तुम्हारी पेंट भी उतारनी पड़ेगी तभी मजा आएगा। अब ये बताओ कि इसे तुम खुद उतारोगे या ये शुभ काम मैं अपने हाथ से करूं? उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से अक्षर को देखने लगे। कईयों की नज़र में उसके लिए गुस्सा था तो कईयों की नज़र में उससे डर था और साथ ही उस लड़के के लिए दया भावना। प्लीज ऐसा मत करो, आप और कोई टास्क दे दीजिए, मैं कर दूंगा, प्लीज ये चीज करने को मत कहिए। अब की तुमने काम की बात, यही बात पहले कह देते तो अब तक तो पूरा एंटरटेनमेंट मिल गया होता हम लोगों को, चलो देर आए दुरुस्त आए, अक्षर ने कहा और फिर एक नज़र फिर से अति को देखते हुए बोला, हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन माफी मांगनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। फोल्डेड हैंड्स, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो लड़का जल्दी से बोला तो अक्षर और उसका ग्रुप एक बार फिर से हंसने लगा। मोना आगे आए और उस लड़के की तरफ देखते हुए व्यंग से बोली, ये मुन्नी को बदनाम ही नहीं बोली भी निकली, माफी तुम्हें नहीं उस लड़की को मांगनी होगी, उसने अति की तरफ देखते हुए कहा तो सबकी नजरें अब अति पर आ गई और अति के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे पता हो कि आगे यही होने वाला था। अति आगे आए और अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, मैं तैयार हूं माफी मांगने के लिए, पर मेरी एक शर्त है, तुम लोगों में से किसी एक को अपनी शर्ट उतार कर इन्हें देनी होगी, उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा तो अक्षर ने भी उसे चौंकते हुए देखा, कुछ तो अलग है इस लड़की में। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अक्षर ने कहा और फिर अपने ग्रुप की तरफ देखने लगा। उसके ग्रुप वाले भी अब सहम गए थे, पर जब अक्षर ने रजत से शर्ट मांगी तो उसे मन मारकर अपनी शर्ट उतारकर उस लड़के को देनी ही पड़ी। चलो अब मांगो माफी, तुम्हें भी समझ आए कि अक्षर सिंघानिया से पंगा लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, अक्षर ने बड़े एटीट्यूड से अति को देखते हुए कहा। 65 नाउ इट्स बेटर। अति आगे आए और अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, मैं तैयार हूं माफी मांगने के लिए, पर मेरी एक शर्त है, तुम लोगों में से किसी एक को अपनी शर्ट उतार कर इन्हें देनी होगी, उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा तो अक्षर ने भी उसे चौंकते हुए देखा, कुछ तो अलग है इस लड़की में। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अक्षर ने कहा और फिर अपने ग्रुप की तरफ देखने लगा। उसके ग्रुप वाले भी अब सहम गए थे, पर जब अक्षर ने रजत से शर्ट मांगी तो उसे मन मारकर अपनी शर्ट उतारकर उस लड़के को देनी ही पड़ी। चलो अब मांगो माफी, तुम्हें भी समझ आए कि अक्षर सिंघानिया से पंगा लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी,
अक्षर ने बड़े एटीट्यूड से अति को देखते हुए कहा। अति व्यंग से मुस्कुराए और बोली, सॉरी। क्या क्या कहा तुमने? वो मुझे सुना नहीं, थोड़ा जोर से बोलना। अक्षर ने अपना कान अति के सामने करते हुए कहा तो अति एक बार फिर से मुस्कुराए और थोड़ा उच्च स्वर में बोली, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नाउ इट्स बेटर, और आगे से ये सॉरी और अक्षर सिंघानिया का नाम हमेशा याद रखना, भूलकर भी भूलने की गलती मत करना। अक्षर ने बड़ी एटीट्यूड के साथ कहा तो अति ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए उसके सामने अपने हाथ जोड़े और बोली, जो हुक्म आपका। उद्धरण चिन्ह। उसका ये रवैया देखकर अक्षर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अति इतना जल्दी मान जाएगी, लेकिन फिलहाल वो बेवकूफों की तरह अपनी जीत पर खुश हो रहा था। वो बड़े एटीट्यूड से बाहर जाने के लिए पलटा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया वो अचानक से ही धड़ाम नीचे जमीन पर गिरा। च च च च कितने गिरे हुए निकले तुम तो। खैर, कुछ चीजें खड़ी ही गिरने के लिए होती है, जैसे तुम और तुम्हारा एटीट्यूड। अति उसको देखते हुए बोली तो अक्षर का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। अति आगे बढ़ने लगे तो इतने नहीं, अक्षरों नीचे से उठा और अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसको पीछे खींचते हुए बोला, लगता है दोबारा माफी मांगने का मन कर रहा है तुम्हारा, जो मेरे सामने इतनी अकड़ रही हो और अभी भी मेरे सामने तुम अपनी जुबान चला रही हो। वहम और अहम का इलाज नहीं होता, वरना तुम्हें अस्पताल में भर्ती मैं खुद करवा कर आती। तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे माफी मांग ली तो मेरी अकड़ खत्म हो गई। होता है, अक्सर ऐसा होता है, गधे को कभी हम यूं ही शेर बोल दे तो उसे भी गुमान हो जाता है। पर तुम्हें बता दूं कि मैंने तुमसे माफी किसी की इज्जत बचाने के लिए मांगी है, लेकिन तुमने मुझसे माफी मंगवाने के लिए अपने ही दोस्त की इज्जत सरेआम उतार दी, उसे ही भीड़ में नंगा कर दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गधा बोलने की? उसे यूं गुस्से से तमतमाते देख अति जोर से हंसने लगी। हा, अब तुम ही देख लो, मैंने तो गधा और शेर दोनों जानवरों के नाम लिए हैं, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम गधे से बढ़कर नहीं। उसकी ये बात सुनकर क्लास में खड़े सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे और उन्हें हंसते देख अक्षर के गुस्से का पारा और भी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अति ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और चुटकी बजाते हुए बोली, आज तो मुझे हाथ लगा दिया, आगे से मेरा रास्ता रोकने की भी कोशिश की तो तुम्हारा मुंह और हाथ दोनों तोड़ दूंगी। इतना कहकर ही वो आगे बढ़ गई और अक्षर गुस्से में अपने जबड़े कसता रह गया। लेकिन क्लास से बाहर जाते जाते अति रजत के सामने रुकी और बोली, जो दोस्त अपनी खोखली इज्जत के लिए तुम्हारी इज्जत का कचरा कर दे, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन भला। उसकी बात सुनकर रजत ने भी अपना सिर झुका लिया तो अक्षर उसे भी घूरने लगा। मोना अति के पास आई और व्यंग से बोली, इतना एटीट्यूड इसीलिए लिए दिखा रही हो ना कि यहाँ खड़े लड़के तुमसे इंप्रेस हो जाए। अति ने व्यंग भरी नजरों से उसे देखा और बोली, और ये बात कह भी कौन रहा है जो ऊपर से नीचे तैयार ही लड़कों को इंप्रेस करने के लिए हुई है? पर बेबी, मुझे इन सब की जरूरत नहीं। इतना कहकर ही वो वहां से निकल गई और सब उसे देखते रह गए। सभी स्टूडेंट्स अपना सिर झुकाए बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे और अब दबी दबी हंसी की आवाज सुनकर अक्षर और उसका ग्रुप गुस्से में लाल होता हुआ वहां से चला गया। अति अभी बाहर आई ही थी कि वो लड़की जो किताबों में नहीं फोन में घुसी हुई थी वो भागती हुई उसके पास आई और उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए बोली, यार आग लगा दी तुमने तो, क्या मस्त धोया उस फॉन्ट को। अति ने हैरानगी से उसे देखा तो ऋचा बोली, मेरा मतलब अक्षर को। अति मुस्कुराए और उससे हाथ मिलाकर बोली, पार्ट टाइम धोबी का काम ही है मेरा। उसके बाद दोनों ठहाके मारकर हंसने लगी। उनकी हंसी दूर खड़े अक्षर को बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी और वो गुस्से से जलती हुई नजरों से अति को देख रहा था। बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है तुमने, बहुत, और अब इसकी कीमत भी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। उसने मन ही मन कहा और वहां से चला गया। एकदम कई सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के मेन गेट के रास्ते की तरफ भागने लगे। सबको वहां भागते देख अति और ऋचा भी हैरान थे, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही सोनिया अति के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे भीड़ की तरफ खींचते हुए ले जाने लगी। अरे क्या कर रही हो तुम, दिमाग हिल गया क्या तुम्हारा? अति बोल ही रही थी कि उसका ध्यान सामने गाड़ी में से निकल रहे शख्स पर गया। उसे देख ही उसे कुछ कुछ होने लगा था। चेहरे पर गुस्सा और दिल खुशी से नाचने लगा था। सुबह का गुस्सा भी बरकरार था और दिल का प्यार भी, लेकिन सोनिया की बात सुनकर तो उसके सारे मूड का सत्यानाश हो गया। यार प्लीज तुम्हारे भाई से मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो ना, ही इज सो हॉट एंड सेक्सी यार। मैंने जब से उन्हें देखा है मुझे उन पर क्रश हो गया है, काश वो मेरे बॉयफ्रेंड होते। वो बोल अति को रही थी, लेकिन उसकी लालच से टपकती नजरें जश्न पर थी। अति को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा तो उस पर नहीं आ रहा था जितना जश्न पर आ रहा था। कम से कम ये बंदा किसी को तो छोड़ दे, जहां जाता है वहां ही अपनी दीवानियां बना लेता है। उसने एक नजर जश्न को देखा। रेड कलर का बिजनेस सूट, आंखों पर शेड्स और ब्लैक शूज, गेहुआ रंग पर ना छोटी ना बड़ी लेकिन एकदम तीखी सी मूछें और कानों में पहना हुआ वो डायमंड स्टड, डार्क लिप्स पर जानलेवा मुस्कुराहट, लड़कियां मरे ना तो और क्या हो। मर्सिडीज गाड़ी में निकलता हुआ वो एकदम कहर ढा रहा था। अगर अति के पास कोई डिब्बा होता तो वो शायद उसे उस डिब्बे में बंद कर लेती। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो लगभग सभी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी और लड़के भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी अचानक से उसका ध्यान भीड़ में खड़ी मोना पर गया, जो जश्न को देखकर अपनी ड्रेस के गले को जबरदस्ती डीप करने में लगी हुई थी। ये देखकर तो बस उसने जश्न का गला नहीं दबाया बस, लेकिन उसके गुस्से की हद नहीं थी। यार जश्न सिंह शेखावत है वो, काश वो एक नजर मुझे देख ले, मैं तो पागल ही हो जाऊं। यार काश ये मुझसे शादी कर ले, कसम से पूरी दुनिया छोड़ दूं इसके लिए तो। मेरा तो ड्रीम है कि ये मुझे प्रपोज करें। यार काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, मेरे तो मजे हो जाते। यार मैं तो सीधा इसके बच्चों की मां बनने के लिए तैयार हूं। और ना जाने ऐसे कितनी ही बातें अति को अपने कानों में सुनाई दे रही थी और ये बातें सिर्फ उसको जला रही थी। वो गुस्से में ही जश्न की तरफ बढ़ी।